हाँ दोस्तों नमस्कार। आज क्लास 10th का दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं तथा रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में केवल एक प्रकार हम लोगों ने पढ़ा था, वह था संयोजन अभिक्रिया या संकलन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया। हम लोग देख लेते हैं योगात्मक अभिक्रिया को एक बार फिर से रिवाइज करके। योगात्मक अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के केवल एक उत्पाद का निर्माण करें या केवल एक पदार्थ का निर्माण करें, इसी को हम लोग कहते हैं योगात्मक अभिक्रिया या संकलन अभिक्रिया। जैसे कल हमने बात करी थी कि यहाँ पर हम लोग यदि बिना बुझा चूना ले लें CaO और इसको डाल दें हम लोग जल में डालने के बाद CaOH का ट्वाइस बनता है। या फिर हम लोग हाइड्रोजन की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करा दें तो यह जल बन जाता है। देखिए यहां पर दो पदार्थ हम लोगों ने लिया और एक पदार्थ का निर्माण हुआ, यह अभिकारक है, यह उत्पाद है। या तो कल हम लोगों ने Na+Cl की बात करी थी और मिला करके क्या बनाया था, NaCl। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि दो पदार्थ आपस में मिलकर के किसी एक पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, यही होती थी योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया के बाद आज हम लोग पढ़ेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे बेटा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया से तात्पर्य है ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊर्जा का भी निर्माण होता हो। जैसे अभिकारक यानी दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में मिलते हैं तो मिलने के बाद उत्पाद का निर्माण होता है, उत्पाद में भी कोई पदार्थ होता है, इस पदार्थ के साथ साथ ऊष्मा का भी निर्माण हो, इसी को हम लोग कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। दो पदार्थ आपस में मिलकर के किसी एक पदार्थ या एक से अधिक पदार्थों का निर्माण करें, लेकिन ये जो उत्पाद बन रहा है उसके साथ साथ किसका निर्माण हो, ऊष्मा का भी निर्माण हो या ऊर्जा का निर्माण हो, इसी को हम लोग कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे अगर हम लोग देखें तो जितनी दहन अभिक्रियाएं होती हैं सबकी सब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती हैं। जैसे कोयला या कार्बन को हम लोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला दें तो क्या बनेगा भाई? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ क्या बनती? ऊष्मा बनती है। यानी कि उत्पाद के साथ साथ क्या बना? ऊष्मा बना, और यह अभिक्रिया क्या कहलाएगी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। चलिए मान लीजिए हम लोग मेथेन को जला दे, मेथेन फार्मूला CH4, इसको हम लोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलाते हैं अर्थात दहन की अभिक्रिया होती है तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है और जुड़ करके क्या बना लिया? कार्बन डाइऑक्साइड। प्लस जब यह ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है तो बन जाता है जल, और इस अभिक्रिया में निकलती है ढेर सारी ऊष्मा। देखिए क्या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी निर्माण हो, उसे हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कार्बन को हम लोग ऑक्सीजन के साथ जलाए तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊष्मा बन गया। यहां पर मेथेन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाए तो क्या बन गया भाई? कार्बन डाइऑक्साइड और जल बन गया। देखिए समीकरण संतुलित नहीं है। जब संतुलित नहीं है तो हम लोग इसको संतुलित करते हैं। संतुलित क्यों करते हैं भाई? संतुलित इसलिए करते हैं क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण नियम कार्य करता है। 9th में आप लोगों ने पढ़ा है द्रव्यमान संरक्षण नियम, यानी कि किसी अभिक्रिया में अभिकारक के रूप में पदार्थ की जितनी मात्रा प्रयोग की गई है उत्पाद में भी उतनी ही मात्रा होनी चाहिए। लेकिन जबकि हम यहाँ पर देख रहे हैं हाइड्रोजन की मात्रा यहाँ पे कितनी है? 4 है, जबकि यहाँ पर 2 है। गलत है। तो हम लोग क्या करेंगे? अभिक्रिया को संतुलित करेंगे, यानी संतुलित रासायनिक समीकरण लिखने का प्रयास करेंगे। तो देखिए होता कैसे है।
कार्बन यहां पर एक है, कार्बन यहां पर एक है, हाइड्रोजन कितना है, 4 है भी, यहां पर कितना है, 2 है। तो हम पूरे में 2 से गुणा कर दें, जब पूरे में 2 से गुणा कर दिए तो 2 दूना 4 हो गया। ऑक्सीजन यहां पर कितनी है भाई, 2 है, जबकि यहां पर 2 और इसका गुणा इसमें भी होता है तो 4 हो गई। यहां पर अगर हम 2 से गुणा कर दें तो समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो समीकरण संतुलित करना हम आपको जो है अलग से वीडियो बना करके उसको सिखाएंगे। अभी देखिए एक रिएक्शन और लिख देते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की। जैसे जब हम लोगों को ऊर्जा कहां से मिलती है, भोजन से मिलती है। भोजन से हमारी शरीर ऊर्जा कैसे प्राप्त करती है, आप लोगों ने बायो में पढ़ा होगा कि हम जब भोजन को ग्रहण करते हैं तो अंदर जाकर के उसका पाचन होता है। पाचन मतलब मुख से फिर आमाशय में जाता, आमाशय में पाचन होकर के कहाँ पहुंचता है, छोटी आंत में। छोटी आंत से ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है ब्लड के द्वारा, और यह पहुंचता है ब्लड के माध्यम से हमारी कोशिकाओं में, और हमारी कोशिका में होती है माइटोकांड्रिया, और उसी माइटोकांड्रिया में ग्लूकोज पहुंचता है, और जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन भी पहुंचती है, और इसी माइटोकांड्रिया में दहन होता है ग्लूकोज का, और वहीं से निकलती है ऊर्जा। इसीलिए माइटोकांड्रिया को कोशिका का विद्युत घर या ऊर्जा घर भी कहते हैं। ठीक, उसी रिएक्शन को हम लोग केमिस्ट्री में समझेंगे। ग्लूकोज का फार्मूला भाई C6H12O6, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम लोग सांस इसीलिए लेते हैं कि भाई ऑक्सीजन अंदर जाए और जो ग्लूकोज अर्थात भोजन है उसका दहन करके उससे ऊर्जा निकाले, और उस ऊर्जा का प्रयोग हम लोग चलने, पढ़ने, लिखने, दौड़ने, घूमने सारे क्रियाकलापों में करते हैं। देखिए ये ऑक्सीजन कार्बन के साथ मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बनाई, हाइड्रोजन के साथ मिलकर के जल का निर्माण किया, प्लस क्या बनी, ऊर्जा बन गई। ये भी संतुलित नहीं है, कार्बन यहाँ पे 6 है तो हम 6 से गुणा कर देंगे तो कार्बन संतुलित। हाइड्रोजन 12 है तो 2 यहाँ पे है तो 6 दूना 12 हाइड्रोजन हो गया। अब ऑक्सीजन को देख लेते हैं, यहाँ पे कितना है, 6 दूना 12 6 18, यहाँ पे 6 है, यदि 6 से गुणा कर दें तो 6 दूना 12 6 18 हो जाएगा। यह है हम लोगों की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। आप लोग वीडियो में कमेंट करके बताइएगा कि डिफिनीशन आप लोग अपने से लिख ले रहे हैं हमारे बोलने के बाद, पढ़ाने के बाद, तो ठीक है, नहीं तो हम क्या करेंगे कि इसकी डिफिनीशन, परिभाषा भी हम पहले लिख दिया करेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल लिखेंगे। ठीक, कमेंट करिएगा अगर आप लोग स्वयं से लिख रहे हैं तो सही है, नहीं तो हम यहाँ पर डिफिनीशन इसकी लिख दिया करेंगे। नोट्स जरूर बनाइए, नोट्स बनाएंगे तभी पढ़ने का मतलब समझ में आएगा। अगर नोट्स नहीं बनाएंगे तो फिर पढ़ने का कोई मतलब नहीं, आज देखेंगे कल भूल जाएंगे। तो नोट्स क्या है, जरूरी है। नोट्स बनाते समय जब हम बोलते हैं अगर उससे आप लिख ले रहे हो तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर हम इसकी डिफिनीशन भी लिख देंगे। एक बार फिर से सुन लीजिए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी आवश्यक रूप से बनती है, उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी आवश्यक रूप से बने, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए कार्बन के साथ जब हम ऑक्सीजन की क्रिया कराए या दहन हुआ कार्बन का या कोयले का, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊष्मा बनी। मेथेन को हम लोग जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन क्रिया कराए तो भी कार्बन डाइऑक्साइड बनी, जल बना और ऊष्मा बनी। जब ग्लूकोज का हमारी कोशिकाओं में दहन हुआ तब भी बनी कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। तो ये जो अभिक्रिया है ये किसकी है, यह है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी जिसमें ऊष्मा निकलती है, अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है। एक अभिक्रिया और आपको हम बता दे रहे हैं, जैसे कल हम लोगों ने पढ़ा था, जब चूना पत्थर या बिना बुझा हुआ चूना हम लेकर के आते हैं और उसको किस में डालते हैं, जल में डालते हैं, तो जल में डालने के बाद अपने आप लोगों ने शायद देखा भी हो कि चूने को जब पानी में डालते हैं, बिना बुझे चूने को, तो यह एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें तेजी से ऊष्मा निकलने लगती है। इतनी ऊष्मा निकलती है कि जो जल होता, पानी होता है, वो उबलने भी लगता है।
और इसमें उबल रहा है, यानी कि उसमें से उष्मा निकल रही है। ये भी क्या है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया का एक उदाहरण है, और ये बुझा हुआ चूना बन करके तैयार हो जाता है। तो यदि हम बिना बुझे चूने को जल में डालें तो बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है, तथा इस अभिक्रिया में क्या निकलती है, उष्मा निकलती है। तो यह भी अभिक्रिया किसकी हुई, उष्माक्षेपी अभिक्रिया हुई। कोयले को जलाए तो उससे भी उष्मा निकली, ग्लूकोज का दहन हुआ उससे भी उष्मा निकली, अगर हम लोग मीथेन गैस को जला रहे हैं तो भी उससे उष्मा निकल रही है। अरे गोबर गैस प्लांट में यही बनता है, आपने गोबर गैस प्लांट पढ़ा होगा छोटी कक्षाओं में, तो वहां पर क्या बनती है, गोबर गैस प्लांट में मीथेन बनती है, जिसका उपयोग पहले किया जाता था घरों में। चलिए, तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया के बाद अगली अभिक्रिया हम लोग पढ़ेंगे अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया का एक दूसरा नाम भी है वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया भाई, अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। देखिए, अपघटन या वियोजन का मतलब क्या होता है भाई, अपघटन या वियोजन का मतलब टूटना। यदि कोई पदार्थ टूट जाए, इसका मतलब क्या है कि वह अपघटित हो जा रहा है, वियोजित हो जा रहा है। तो इसकी डिफिनीशन हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ दो या दो से अधिक भागों में टूट जाए, इसे ही हम लोग अपघटन या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या करना है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ दो या दो से अधिक भागों में टूट जाए या वियोजित हो जाए, यह अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती या अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, अभी जैसे देखिए, यहां पर हम लोग लिए FeSO4, ठीक, FeSO4, यह इसको हम लोग थोड़ा सा क्या कर दें, गर्म कर दें। FeSO4 को हम लोग गर्म कर दें, तो यह जो है फेरिक ऑक्साइड, यह जो है फेरस सल्फेट है, और यह बन जाएगा Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड बना लेगा, प्लस यहां से निकलेगी दो गैसें, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। देखिए, FeSO4 जो फेरस सल्फेट है, इसको हमने क्या कर दिया, गर्म कर दिया। जैसे हम लोग गर्म करते हैं, यह जो है फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में क्या होता है, टूट जाता है। तो भाई हो गया ना अपघटन, टूटना। यहां पर एक पदार्थ था और यह कितने पदार्थों में टूट गया, 3 पदार्थों में टूट गया, तो एक टूटने वाली अभिक्रिया हो गई, अपघटन अभिक्रिया हो गई या वियोजन अभिक्रिया हो गई। ठीक, चलिए दूसरा हम लोग देख लेते हैं लेड नाइट्रेट। अच्छा, इसको संतुलित एक बार कर देते, देखिए यहां पर Fe2 है, तो यहां पर हमने क्या कर दिया, Fe को 2 कर दिया। जब Fe को 2 किया तो Fe2 संतुलित हो गया, सल्फर भी 2 हो गया, सल्फर यहां पर 2 हो गया, 4 दूना 8, ऑक्सीजन 3 2 5 3 8, ये हो गया। अब देखिए PbNO3 का ट्वाइस, यह क्या है भाई, लेड नाइट्रेट है। जब हम लोग इसको गर्म करते हैं, यानी कि उष्मा देते हैं, तो यह लेड ऑक्साइड PbO में टूट जाता है, प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनती है NO2 प्लस ऑक्सीजन निकलती है। ठीक है भाई, देखिए लेड नाइट्रेट को हमने गर्म किया तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और जो है ऑक्सीजन बना, यानी एक पदार्थ कितने पदार्थों में वियोजित हो गया, 3 पदार्थों में वियोजित हो गया, तो हो गई वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। देखिए, इसको हम लोग जो है अगर संतुलित करना चाहें, तो यहां पर PbO, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 2 2 4 1 5, 3 दूना 6, संतुलित नहीं होगा, पूरे में 2 से गुणा कर दें, पूरे में 2 से गुणा करें तो यहां पर
देखिए पीवी 2 हो गया, तो यहां पर हमने क्या कर दिया, 2 कर दिया। अब नाइट्रोजन, अब कोष्टक के बाहर है तो 2 बार है, और इसका गुणा 2 में हो तो 2 दूना 4, ये भी संतुलित हो गया। और फिर ये हो गया 4 दूना 8, 2 10, 2 12, 3 दूना 6, 2 12। ये अभिक्रिया क्या होगी भाई, संतुलित हो गई। अगर अभिक्रिया संतुलित करने में प्रॉब्लम हो रही तो अभी परेशान ना होइए, अभी हम 2 वीडियो बाद पूरा पूरा इसकी प्रोसेस समझाएंगे आपको कि किस प्रकार से अभिक्रिया संतुलित की जाती है। अब देखिए, इतनी बात तो समझ में आ रही ना भाई कि यहां पर वियोजन हो रहा है, एक पदार्थ 2 या 2 से अधिक भागों में टूट रहा है। चलिए एक और एग्जांपल हम आपको देते हैं, जैसे सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड, इसको केवल हम सूर्य के प्रकाश में रख दें। किसके प्रकाश में भाई, सूर्य का प्रकाश। जैसे हम इसको सनलाइट या सूर्य के प्रकाश में रखते हैं, यह Ag और Cl में अलग हो जाता है। यहां पर Ag प्लस Cl2। हाँ, गर्म करने पर इसको जो है ये प्रभावित नहीं होता है। जैसे ही सूर्य के प्रकाश में हम रखेंगे, यह जो है सिल्वर और क्लोरीन में अलग हो जाता है। यहाँ पर क्लोरीन 2 है, यहाँ पर 1 ही है, 2 से गुणा करके इसको संतुलित कर दें। फिर उसके बाद यहीं पर सिल्वर ब्रोमाइड की भी कंडीशन यही है। सिल्वर ब्रोमाइड को भी हम लोग किस में रख दें, सूर्य के प्रकाश में रख दें, तो यह सेम रिएक्शन होगा, क्योंकि क्लोरीन और ब्रोमीन एक ही परिवार के हैं। ठीक। एक बात और, बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न अक्सर इस रूप में पूछा जाता है कि निम्न में से किसका उपयोग रजत दर्पण में किया जाता है। तो रजत दर्पण में प्रयोग किया जाता है सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का। प्रायः जो है ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक। तो यह हमको याद रहना चाहिए कि रजत दर्पण में इसका प्रयोग होता। बोर्ड का बहुत पेट क्वेश्चन है। एक रिएक्शन और हम लोग देख लेते हैं कि जैसे हमने लिया नमक, और इस नमक को हम लोग या तो जो है जल में क्या इसको द्रवित अवस्था में लें, यानी कि गर्म करके पिघला लें, या फिर जो है जल में डाल दें। तो यहां पर यदि इसमें हम विद्युत प्रवाहित करते हैं, विद्युत प्रवाहित करते हैं, तो यह जो है Na+Cl2 में टूट जाता है। अब यहां पर भी समीकरण को संतुलित करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग कर दें। तो देखिए, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अपघटन और अपघटन या वियोजन या टूटने की अभिक्रिया। एक पदार्थ जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूट जाए तो इसी को हम लोग अपघटन या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर FeSO4 Fe2O3 प्लस SO2 और SO3 में टूटा। यहाँ पर PbNO3 का ट्वाइस PbONO2 और जो है O2 में टूटा। मतलब यह है कि फेरस सल्फेट फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूटा। यहाँ पर लेड नाइट्रेट लेड ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में टूटा। यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड, यहाँ पर देखिए उष्मा देनी पड़ी, लेकिन इसको बहुत ज्यादा उष्मा की जरूरत नहीं, केवल कहां रख दिए, सूर्य के प्रकाश में। इसको सिल्वर ब्रोमाइड को भी हम लोग कहां रख दिए, सूर्य के प्रकाश में रख दिए। सिल्वर अलग हो गया, क्लोरीन और ब्रोमीन अलग हो गया। ठीक। तो उष्मा दे दें और सूर्य के प्रकाश में रख दें, या फिर विद्युत दे दें। कुछ पदार्थों को, सारे पदार्थों की बात नहीं है, सब अलग अलग कैटेगरी के हैं, तो कुछ पदार्थों को विद्युत के द्वारा भी तोड़ा जा सकता है। जैसे यहाँ पे NaCl था, तो यहाँ पे Na और Cl सोडियम और क्लोरीन अलग अलग हो गए। अब हम लोग यह कह सकते हैं कि जो अपघटन हो रहा है या वियोजन हो रहा है, ये अपघटन या वियोजन 3 प्रकार की अभिक्रियाएं होंगी। जो उष्मा के कारण वियोजित हो रहा है, टूट रहा है, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, उष्मीय अपघटन, उष्मीय अपघटन।
या तापीय अपघटन। यह क्या हुआ भाई? उष्मीय अपघटन हुआ, यानी उष्मा के कारण टूटे हैं ये दोनों पदार्थ। यहां पर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के कारण ये दोनों पदार्थ हुए हैं, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? प्रकाश अपघटन। ठीक, यह किसमें, अगर इसको बांट दें अलग अलग, सब है वियोजन अभिक्रिया, लेकिन जो उष्मा के कारण वियोजन हो रहा है उसको हम लोग उष्मीय अपघटन नाम दे दें। जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के कारण हो रहा है उसको हम लोग क्या नाम दे दें भाई? प्रकाश अपघटन दे दें। और जिसमें विद्युत प्रवाहित करने के बाद अपघटन हो रहा है उसको हम लोग क्या नाम दे दें? विद्युत अपघटन। ठीक, आगे बात समझ में। अपघटन का मतलब टूटना होता है, और टूटने, देखिए अगर किसी भी पदार्थ को तोड़ना है तो हमको भाई उष्मा देनी पड़ेगी, बल लगाना पड़ेगा, और बल कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। और ऊर्जा लगी मतलब बल लगा, बल हम लगा रहे हैं मतलब ऊर्जा लगा रहे हैं, और ऊर्जा लगा रहे हैं तभी कार्य हो रहा है। तो यहां पर भी देखिए ऊर्जा अर्थात उष्मा, उष्मा दी गई, कार्य हो गया, दो भागों में टूट गया। किसी भी पदार्थ को अगर तोड़ना है तो बिना उष्मा दिए तोड़ना संभव नहीं है भाई, जरूर उसको उष्मा देनी पड़ेगी, तभी वो पदार्थ क्या करेगा? टूटेगा। तो यहां पर उष्मा देने के तीन तरीके हमको पता चले। एक तो डायरेक्ट हम लोग गर्म कर रहे हैं जिसको उष्मीय अपघटन कह रहे हैं, सूर्य के प्रकाश में जिसको प्रकाश अपघटन कह रहे हैं, और विद्युत इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा गर्म कर रहे हैं, या इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा अपघटन करवा रहे हैं, विद्युत के द्वारा अपघटन करवा रहे हैं। तो यह क्या हो रहा है? विद्युत अपघटन हो रहा है। तो तीन प्रकार का अपघटन। अगर तीनों की अलग अलग परिभाषा की बात करें तो वे अपघटन अभिक्रियाएं जिसमें ताप दे, उष्मा दे, उसे हम उष्मीय अपघटन कहते हैं। एग्जाम्पल, प्रकाश अपघटन, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित होती हैं या अपघटन होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश अपघटन। विद्युत अपघटन, वे अपघटन अभिक्रियाएं जो विद्युत के द्वारा संचालित होती हैं या जो विद्युत के द्वारा संपन्न होती हैं, या ऐसी अपघटन अभिक्रियाएं जिसको तोड़ने के लिए विद्युत की आवश्यकता पड़ती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत अपघटन कहते हैं। आगे बात समझ में। अपघटन अभिक्रिया, अब तो कोई डाउट नहीं, डाउट होगा तो कमेंट करना। अब देखिए एक अगली अभिक्रिया, अभी हम लोगों ने आज की क्लास की स्टार्ट में पढ़ा था ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ उष्मा का भी निर्माण होता हो, उसको हम लोग क्या कहते थे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अभी एक अभिक्रिया के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, उष्मा शोषी अभिक्रिया। उष्मा शोषी अभिक्रिया। उष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं भाई? उष्मा छेपी, छेपी का मतलब निकालना होता है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा निकलती हो उसको उष्मा छेपी कहा जाता था। अभी क्या है? उष्मा शोषी अभिक्रिया है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा की आवश्यकता हो उसे हम लोग उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा की आवश्यकता हो उसे क्या कहते हैं? उष्मा शोषी अभिक्रिया। अभी देखिए ये जितनी अपघटन अभिक्रियाएं हैं, अगर हम लोग उष्मा ना दें तो क्या यह पदार्थ टूटेगा? नहीं टूटेगा। तो यह एग्जाम्पल किसका हो गया? उष्मा शोषी का। अब यहां पर लेड नाइट्रेट है, अगर इसको हम उष्मा ना दें तो क्या ये टूटेगा? नहीं टूटेगा। तो ये एग्जाम्पल किसका हो गया? उष्मा शोषी अभिक्रिया का। अगर हम लोग सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में ना रखें, सूर्य के प्रकाश से गर्म ना हो, तो क्या यह टूटेगा? नहीं टूटेगा। तो यह भी अभिक्रिया कौन सी होगी भाई? उष्मा शोषी अभिक्रिया, जिसमें उष्मा की आवश्यकता पड़ रही हो, चाहे किसी भी प्रकार से, चाहे उसको डायरेक्ट गर्म किया जाए, चाहे उसको जो है सनलाइट से गर्म किया जाए,
या तो उसको विद्युत के द्वारा गर्म किया जाए, लेकिन उष्मा दी जाए। उष्मा का कोई ना कोई तरीका देने का होना चाहिए। उसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? उष्मा शोषी अभिक्रिया। तो जितनी अपघटन अभिक्रियाएं होती हैं, सब की सब उष्मा शोषी अभिक्रियाएं होती हैं। आगे बात समझ में? ये जितना एग्जाम्पल लिखा गया है, सब का सब किसका एग्जाम्पल है? यह उष्मा शोषी का भी एग्जाम्पल है और अपघटन अभिक्रिया का भी एग्जाम्पल है। कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए।